और अच्छी नस्ल की ना दो बिंदुओं में पहचान की जाती है। यदि आपके पास कोई गाय है, कोई भैंस, कुछ भी, कोई भी जीव है, और हम बात करते हैं कि अच्छी नस्ल की नस्ल क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए, उच्च नस्ल का होना चाहिए कोई जीव। तो उच्च नस्ल की पहचान के लिए मुख्यतः दो लक्षणों पे ध्यान दिया जाता है। और वो दो लक्षण कौन है? तो सबसे पहला जो लक्षण है वो है उत्पादक क्षमता। अगर वो गाय है तो गाय कितनी क्षमता में दूध दे रही है, ठीक है। अब 1-2 लीटर दूध दे रही है तो हम तो कभी नहीं कहेंगे कि ये उच्च नस्ल की गाय है, ठीक है। यानी कि उत्पादकता क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। और दूसरा जो मेन लक्षण है वो क्या है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए। ये यदि दोनों चीजें हैं तब हम कहेंगे क्या कि वो उच्च नस्ल का ब्रीड है, ठीक है। चलो अब आगे कहीं ना कहीं हम डेयरी फार्म में कहीं ना कहीं हम वैसे नस्ल को रखते हैं जिनसे, या फिर वैसे जीवों को रखते हैं जिनसे हमें क्या प्राप्त होता है, दुग्ध प्राप्त होता है। अब उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ बातें हुई थी, क्या उनका रखरखाव अच्छा होना चाहिए, खान पान अच्छा होना चाहिए, परिवेश अच्छा होना चाहिए। यदि किसी प्रकार का रोग लगता है तो तुरंत क्या होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। कुल मिला जुलाकर स्वच्छता पर ध्यान देनी चाहिए। फिर ऐसा ही कुछ सेम चीज आएगा किसमें, कुक्कुट फॉर्म में। यानी कि अगर आप मुर्गी पालन करते हो या मुर्गा पालन करते हो तो वहां भी क्या करना पड़ेगा, सेम इन्हीं बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके आप पालन कर पाओगे। अब इसके बाद जो हमारा मुख्य बिंदु है वो है आपका पशु प्रजनन, ठीक है। अब पशु प्रजनन का मतलब क्या है? यदि आप घर पे पशु पाल रहे हो या फिर कहीं ना कहीं आपने पशु पालन किया है तो उसमें एक अहम बिंदु आता है, क्या, पशु प्रजनन, ठीक है। एनिमल ब्रीडिंग, इसका मतलब कोई सब लगभग मेरे ख्याल से सभी लोग समझ रहे होंगे इसका मतलब। देखिए बात कर रहे हैं क्या बच्चा, पशु प्रजनन की, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये टॉपिक समझे कि पशु प्रजनन है क्या। तो पशु प्रजनन में कहीं ना कहीं ये बातें आती है कि जिन पशुओं का हम क्या कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, इनमें हमें क्या कराना है, प्रजनन कराना है। अब सवाल आता है क्यों? क्योंकि हमें क्या बढ़ानी है बाबू, उत्पादक क्षमता बढ़ानी है। और उत्पादक क्षमता के साथ साथ कहीं ना कहीं हमें उन्नत नस्ल प्राप्त करनी है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उनके प्रजनन पे थोड़ा विशेष तौर पे ध्यान देंगे। और ये प्रजनन जो होता है, ये प्रजनन कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का है। सबसे पहला अंतः प्रजनन, इसको कहते हैं हम लोग इनब्रीडिंग। और दूसरा है बाह्य प्रजनन या बहि प्रजनन भी कहते हैं इसको, आउटब्रीडिंग। देखिए अब आगे चल के इसके भी कुछ प्रकार होंगे, बात करेंगे। फिलहाल हम प्रजनन तो समझ में आ गया है, ठीक है। अब प्रजनन के बाद हमने कहा कि ये 2 प्रकार का है, पहला है अंतः प्रजनन, दूसरा है आपका बाह्य प्रजनन। अब अंतः और बाह्य, इसमें ना दिमाग में निषेचन मत लेकर के आना कि अंतः निषेचन और बाह्य निषेचन, ठीक है, कभी भी गलती से नहीं। अब समझिए कि अंतः प्रजनन क्या है। प्रजनन के 2 प्रकार हो गए हमारे पास। सबसे पहला हम बात करते हैं बच्चा किसका, अंतः प्रजनन का। अब अंतः प्रजनन का मतलब होता है कि मान लिया जाए कि कोई आपके पास ना एक गाय है, ठीक है। अब एक गाय है आपके पास, क्या इसकी माता रही होगी क्या? आपके पास एक गाय है तो जाहिर सी बात है कि इसकी माता रही होगी, वो भी क्या गाय होगी। चलो मान लिया जाए ये इसकी माता भी होगी, ठीक है। फिर इस गाय से भी मान लो बच्चे निकल रहे हैं या बच्चे इनके बन रहे हैं, मेल भी बना, फीमेल भी बना, ठीक है। फिर यहां से भी चलो ये भी जन्म देगी, चलो मेल फीमेल यहां भी बना देते हैं। फिर ये मेल फीमेल, फिर मेल फीमेल, चल बस करते हैं। क्या मैं ऐसा कहूं कि इसकी पीढ़ियां समान हैं या फिर इसकी पूर्वजता समान है? एक ही पूर्वजता से आ रहे हैं ये लोग, ठीक है। यानी कि इनके इंसिस्टर क्या है, इंसिस्टर कहते हैं ना, हाँ इंसिस्टर, इनके इंसिस्टर जो है, इनके पूर्वज जो है समान है। जैसे एक, अब ऐसा भी सीधा सीधा कह सकते हो कि इनका खानदान क्या है, समान है, ठीक है। अब खानदान समान है मतलब कि एक ही घर से ही लोग बिलोंग करते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो कहीं ना कहीं इसी लाइन से जुड़े हुए हैं ये लोग, ठीक है। और यदि मैं क्या करूंगा कि इन्हीं में से, ध्यान दो इधर, कोई आता है ना तो लगते हो ध्यान दे रहे हो उधर। अब मान लो कि यहाँ एक फीमेल है,
ठीक है, गाय होगी, मेल है तो क्या होगा, सांड होगा। अच्छा एक सवाल है, सांड और बैल दोनों अलग अलग है कि एक ही है? अलग अलग है। अच्छा, क्या अंतर है सांड और बैल में? एक मिनट, हाँ बताओ, सांड और बैल, अरे अपना में ना बतियाओ, बताओ सांड और बैल में क्या अंतर है? बैल का 3 सींग होता है। अरे बुड़बक, अरे देखा है तू तो वैसे तो हम कहेंगे कि सर गाय का तो 5 पैर होता है, ये कोनो मतलब हुआ? तो देखे हो तो सारे बैल का 3 सींग होता है का? तो स्पेसिफिक कैरेक्टर हो गया। क्या मनुष्यों में नहीं होता है कि 5 की जगह 6 अंगुलियां होंगी? तो इसका माने क्या कहोगे? ये सब लक्षण ही नहीं है। हाँ बताओ, बैल और सांड में क्या अंतर है? बैल खेतों में काम करता है, सांड कहीं ना कहीं चलो प्रजनन में है, ठीक है, प्रजनन में सहयोग करता है। दोनों में अंतर क्या हुआ? अच्छा, तो दोनों अलग अलग कैसे हुआ? तेरी की कैसे तू लोग 12th में आ गया, जब तक तू लोग बैले या सांड नहीं समझते हो। और एगो कोनो के दिमाग में आ रहा होगा कि सर बैल कुछ नहीं करता है, सांड लाल कपड़ा देख के मारने लगता है। आता है दिमाग में? कभी लाल कपड़ा देख के दौड़ाया, कभी सांड? वाह, वैसे लोगों को तो और शाबाशी है। बताते हैं, सारे क्वेश्चन का जवाब देते हैं। सुनो, बैल सांड एक ही है, ठीक है। पहले क्या बोला? एक ही है लेकिन अलग अलग है। अब सुनो सुनो सुनो, दोनों क्या है? एक ही है लेकिन अलग अलग है। ऐसा कैसे? तो यदि एक मेल ने जन्म लिया, ठीक है, अब मेल ने जन्म लिया तो क्या इसमें वृषण होगा क्या? ठीक है, तो यदि वृषण है तो क्या कहेंगे इसको? सांड। यदि वृषण को काट करके निकाल दिया तो क्या कहेंगे? बैल। बात समझे? कोई कोई जन्मजात बैल हो जाता है, यानी कि जन्मजात बैल है, इसका मतलब कि जन्मजात उसके अंदर वृषण नहीं होगा। बात पल्ले पड़ी? तो दोनों क्या है? सेम ही हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन फिर भी अलग अलग है। किस आधार पर अलग अलग है? कि युग्मक बनने के आधार पे, गैमेट बनने के आधार पे, ठीक। एक में गैमेट बनाने के लिए कहीं ना कहीं क्या मिल रहा है? वृषण है, टेस्टिस है, एक में नहीं है। हो सकता है कि ये जन्मजात नहीं होगा, या तो ऐसा भी हो सकता है कि जन्म लेने के बाद उसके वृषण को हटा दिया गया। अब मान लो कि हम किसान हैं, हमारे घर बहुत सारा गाय भैंस रखे हैं और हमारी गैया ने ना क्या किया है कि मेल को जन्म दिया। हम चाहते हैं ना कि इसको क्या करना है? खेत में काम कराना है। खेत में काम कराना तो बाबू उसका निकालना पड़ेगा, क्या? वृषण निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब पहले के अगर पुराने तरीकों के अगर हिसाब से बात करें ना, तो वृषण के जो नलिका होती है, जिसको कहते हैं क्या? वृषण नलिका, ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, ठीक। तो 2 को पत्थर लेकर के, पहले के जमाने का ऐसा काम होता था, अब तो डॉक्टर की सहायता से होता है। तो पहले के जमाने में क्या करते थे कि वृषण के ऊपर जो पतली सी झिल्ली होती है, उसमें नलिका होती है, ट्यूब होती है, और 2 को पत्थर लेकर इसे रगड़ देते थे, तो नलिका अंदर ही अंदर कट जाता था, ठीक है। तो ये पुराना तरीका है। लेकिन आज क्या करते हैं? डॉक्टरों की मदद से करते, डॉक्टरों की सहायता से करते, उस नलिका को ही काट दिया जाएगा। अब उसके वृषण में क्या नहीं बनेगा? शुक्राणु नहीं बनेगा। तो नहीं बनेगा तो क्या कहलाएगा? बैल कहलाएगा, ठीक है। और यदि बन रहा है तो क्या कहलाएगा? वो सांड कहलाएगा। दोनों में अंतर है लेकिन नहीं है। हाथ पल्ले पड़ रही है? अंतर है लेकिन फिर भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों के दोनों क्या है? एक ही श्रेणी में। अंतर कहां पर है? कि एक में वृषण है, एक में वृषण नहीं है। हो सकता है कि वृषण न होना उसके लिए जन्मजात हो, या जन्म लेने के बाद उसके वृषण को हटा दिया गया, ठीक है। दूसरा, बैल से खेती कराते हैं, सांड से नहीं कराते, क्यों? हाँ, बैल से खेती कराते हैं, सांड से नहीं कराते, क्यों? अरे उसको मतलब क्या बताए, इतना शर्माते क्या हो? है? तो बताओ ना, बताओ फिर। हाँ, बैल बैल होता है इसलिए कराते का। हाँ, तो इसलिए वो खेती में भाग लेगा। अरे बुड़बक कहीं कभी भी देखना ना कि बैल थोड़ा सा कमजोर जैसा होता है, सांड खा पी के टाइट रहता है एकदम। तब बैल सुस्त है तो खेती में काम कैसे करता है? कहां से लॉजिक लेकर के आ जाता है बुड़बक सब। और कोई बताएगा कि खेती बैल से ही क्यों कराते हैं, सांड से क्यों नहीं कराते?
अरे बुढ़ू बाग कराओगे तो उसके फ्री कहां से लॉजिक लेकर के आता है। देखो सुनो, सांड से कभी खेती नहीं करा सकते, उठा के पटक देगा खेते में, समझे? कारण जानते हो तो उसके अंदर क्या बन रहा है? शुक्राणु, ठीक है। और शुक्राणु बनाने के लिए क्या चाहिए? टेस्टोस्टेरोन चाहिए। और जिसके पास टेस्टोस्टेरोन होता है उसका बीपी या दिमाग जो है ना बड़ा गर्म होता है, ठीक है। इसीलिए कभी सांड से खेती नहीं करा सकते, क्योंकि कारण क्या? उसके अंदर क्या बन रहा है? टेस्टोस्टेरोन बन रहा है। जिसके अंदर बनेगा टेस्टोस्टेरोन ना, वो दिमाग से तनी गर्म होता है, ओकरा तनी पीठ पे ठोकोगे ना कि चल तनी आगे बढ़, पहले मुड़ेगा, उलट पुलट के दा देगा, बस समझे। इसलिए सांड से खेती नहीं करा सकते। बैल से खेती करा रहे, कारण कि उसके अंदर क्या नहीं बन रहा है? टेस्टोस्टेरोन नहीं बन रहा। तो नहीं बना तो उसका बुद्धि का है, थोड़ा सा कमजोर नहीं है, वो गर्म मिजाज का नहीं है, ठीक है। ये स्वाभाविक है कि जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन बनता है, जैसे अगर मनुष्य में ही देख लो तो नर में क्या बनता है? टेस्टोस्टेरोन रेगुलर बनता है। इसलिए नर का क्या होता है? थोड़ा सा टेम्परेचर हाई रहता है, कुछ भी कहोगे तो थोड़ा सा जल्दी गर्म हो जाते हैं, ठीक। जबकि महिलाएं क्या होती हैं? शांत होती है। अब कुछ महिलाओं में क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन भी होता है, महिलाओं के अंदर टेस्टोस्टेरोन भी आता है, ठीक है। लेकिन टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या रहता है? कम रहता है। कभी कभी क्या हो जाता है? ये हाई हो जाता है, तो कुछ महिलाएं भी क्या हो जाती है? थोड़ा सा गर्म मिजाज की हो जाती हैं। लेकिन सामान्यतः अगर बात करें तो एक नर क्या होता है? थोड़ा सा गर्म खोपड़ी का होता है, ठीक है। रीजन टेस्टोस्टेरोन। इसी कारण से हम लोग बैल से खेती करा सकते हैं, सांड से खेती नहीं करा सकते। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। अब ना कहना कि सर विषण पे जोड़ पड़ता है उसके। चलो अब देखो देखो देखो, क्या ये एक फैमिली ट्री बन रहा है क्या? ठीक है। क्या यहां पर किसी दूसरी फैमिली को हमने अटैच किया है? नहीं, ये एक फैमिली का सीक्वेंस है, ठीक है। अब फिलहाल अगर आप लोग को बुरा ना लगे, बुरा इसलिए ना लगे क्योंकि मैं कह सकता हूं क्या कि ये दोनों के दोनों भाई बहन होंगे, यहां भी भाई बहन होंगे सारे के सारे, ठीक है। यानी कि कुल मिला जुला कर अपने ही रिश्तेदार हैं, ठीक है। और यदि मैं क्रॉसिंग यानी कि मैं इनके बीच में क्या करा रहा हूं? मीटिंग करा रहा हूं, प्रजनन करा रहा हूं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये भाई बहन के बीच में ही क्या हो रहा है? मीटिंग हो रहा है, ठीक है। तो याद रखना कि लगभग 4 से 6 पीढ़ियों तक, ठीक है, यानी कि जिसकी पूर्वजता 4 से 6 पीढ़ी तक जा चुकी है, और उसी बीच में यदि बार बार क्रॉसिंग कराई जाए या उसी बीच में क्रॉसिंग कराई जाए, ठीक है, हो सकता है कि इस फीमेल का इस मेल के साथ क्रॉसिंग कराया जाए, या इस फीमेल का इसी मेल के साथ इस फीमेल का इस मेल, किसी के साथ, या पूर्वजता क्या है? एंसेस्टर क्या है? समान है इसके। यहाँ पर एक सीक्वेंस बन रहा है, एक लाइन बन रहा है, एक फैमिली ट्री बन रहा है, यानी कुल मिला जुला कर अपने ही फैमिली में क्या करानी है? इनकी क्रॉसिंग करानी है। ऐसा क्रॉसिंग क्या कहलाएगा बच्चा? अंतः प्रजनन कहलाएगा। यानी कि अपनी ही फैमिली के अंदर क्या करा रहे हैं? ब्रीडिंग करा रहे हैं, संकरण करा रहे हैं। ऐसा संकरण, ऐसा प्रजनन क्या कहलाएगा? अंतः। क्लियर हुआ? डन। चलो दूसरा क्या है? बाह्य प्रजनन। अब बाह्य प्रजनन में क्या है कि मान लो ये एगो फैमिली का सीक्वेंस दिख रहा है ना, ठीक है, इसमें से किसी भी मेल फीमेल को ले लिया, ठीक है, चलो इसमें मान लो हमने फीमेल को ले लिया, और किसी दूसरे मेल के साथ जो इसकी फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, यानी कि बाहर से, देखो नस्ल सेम होनी चाहिए, ये भी याद रखना, नस्ल क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। नस्ल सेम होना हो, जाति कम से कम सेम होनी चाहिए, ठीक है। नस्ल से कोई लेना देना नहीं है। नस्ल अगर अच्छा लेकर आओगे तो अच्छा अगला पीढ़ी आएगा, खराब लेकर आओगे खराब आएगा। तो नस्ल मायने नहीं रखता, क्या होनी चाहिए? जाति इनकी समान होनी चाहिए, स्पेसीज इनकी समान होनी चाहिए। हाँ, बशर्ते क्या है कि अलग कहीं ना कहीं किसी दूसरे फैमिली का होगा वो, ठीक है। तो ऐसे सीन में यदि मैं यहाँ पे मेल और फीमेल का बीच में क्या करा रहा हूँ? मीटिंग करा रहा हूँ, प्रजनन करा रहा हूँ, तो ऐसा प्रजनन क्या कहलाएगा बच्चा? बाह्य प्रजनन। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? अंतः प्रजनन और बाह्य प्रजनन में यदि एक ही फैमिली के बीच में क्या कराया जाए? ब्रीडिंग कराया जाए, प्रजनन कराया जाए, तो ये क्या कहलाएगा आपका? अंतः प्रजनन, यानी कि इनब्रीडिंग कहलाएगा। और यदि दोनों क्या है? अलग अलग है, दोनों अलग अलग स्थान से हैं, दोनों एक फैमिली के नहीं है, जातियां सेम है, स्पेसीज इनकी सेम है, ऐसे अगर इनके बीच में क्या कराया जाए? प्रजनन कराया जाए, ब्रीडिंग कराया जाए, तो ये क्या कहलाएगा आपका? आउट ब्रीडिंग, ठीक है। डन। चलो बैल सांड वाले से दम दूर रहिएगा। अच्छा हाँ देखो, एक सवाल और रह गया। क्या कहिए? तुमको दौड़ाया था जी कभी सांड? कह रही है कि हाँ सर। कौन बोला था? हाँ तुम ही थी, ठीक। अरे चलो, इसमें हंसने वाली क्या बात है? हमको भी ऐसा लगता था कि सांड जो है ना लाल कपड़ा देख के भड़कता है, सबको लगता होगा ऐसा। लेकिन याद रखना बच्चा कि हम लोग यदि रंग पहचान पाते हैं, ठीक है। अब तो देखो आंख आपके सिलेबस में नहीं है, आई आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, पहले बहुत पहले था। तो अभी आप 9th 10th में पढ़े होंगे। क्या शंकु कोण नाम की कोई चीज है क्या आपके आंख में? ठीक है। तो ये कोण जो है ना आपको रंग पहचानने में मदद करती है।
यदि आपने लाल कपड़े पहने हैं, किसी ने पीला पहना है, किसी ने गुलाबी पहना है, तो यदि मैं वो रंग में भी भेदन कर पा रहा हूं, रंग को पहचान पा रहा हूं, किसी भी सेलेक्टिव कलर को मैं देख पा रहा हूं, रीजन है क्या कि मेरे आंख में क्या मिल रही है, शंकु कोशिका मिल रही है, कौन सेल मिल रहे हैं, ठीक है। जबकि सांड के अंदर शंकु कोशिका होती ही नहीं है, कौन सेल होता ही नहीं है, तो सोचो उसको कैसे मालूम चलेगा कि तुमने लाल कपड़ा पहना है। उसके लिए लाल काला पीला सब बराबर है, वो मारना होगा तो तुमको मरबे करेगा, तो लाल पहनो चाहे न पहनो, बात समझे। तो ऐसा कभी मत सोचिएगा कि हम लाल पहने हैं, बगल में सांड जा रहा तो भागो यहाँ से, ना भागोगी, हो सकता है चक्कर में तुमको उठा के पटक दे, समझे। तो कभी भी लाल पीले के चक्कर में ना पड़िएगा। रीजन क्या है कि उसके आंख में रंग पहचानने वाली कहीं ना कहीं शक्तियां नहीं है। रीजन क्या, कौन सा सेल नहीं है उसके अंदर, कौन सेल नहीं है, शंकु कोशिका नहीं पाई जाती, इसलिए वो रंग नहीं पहचान सकता। डन, चलिए इसको लिख लो, मैं बोल दूं क्या कि हो जाएगा ये। चलिए अब ना इसको दोनों को लिख लो। उसके बाद बाह्य प्रजनन का 3 प्रकार है, यानी कि आउटब्रीडिंग का 3 टाइप है। इन दोनों को लिख लो जरा, थोड़ा सा बुक का हेल्प लीजिएगा तो एक एक लाइन आप मेंशन कर पाइएगा, दिमाग में रखिएगा। 4 से 6 पेड़ियां। अंतः प्रजनन का कोई प्रकार नहीं है। हाँ बोलो बच्चा। अरे आएगा बाबू, अभी तीनों को एक एक करके फिर से पढ़ाएंगे आपको, आएगा, टेंशन मत लो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं उसको, अंतः प्रजनन अवसाधन, ठीक है। वेट करिए थोड़ा सा, लिख लिया क्या दोनों? चलिए अब बाह्य प्रजनन का जरा लिखिएगा। 3 प्रकार है बाह्य प्रजनन का। बाह्य प्रजनन का 3 प्रकार। सबसे पहला बहिःसंकरण। बहिःसंकरण जिसको कहते हैं इंग्लिश में आउट क्रॉसिंग। सबसे पहला प्रकार है इसका आउट क्रॉसिंग, बहिःप्रजनन, सॉरी बहिःसंकरण। हाँ हाँ बोलो बच्चा, तुरंत परेशान हो जाते हो। दूसरा क्रॉसिंग, संकरण। तीसरा इंटर स्पेसिफिक, हाँ अंतर्विष्ट। ऐसा ही है ना जी, अंतर्विष्ट, ठीक है। अंत तो ना किताब में है जी, हमारा किताब में अंत विशिष्ट बहुआ संधि विच्छेद भी कुछ ही होता है ना, संधि माने कुछ होता है, संधि कर दोगे तो क्या हो जाएगा, अंतर्विष्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी तो आप संधि विच्छेद कर दोगे, यानी कि उनको तोड़ दोगे शब्द को, तो कहा जाएगा अंत विशिष्ट आ जाएगा। उसी को कहते हैं इंटर स्पेसिफिक। पूरा नाम लिख लो, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन भी कह सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन। अब बारी बारी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इनका 3 प्रकार हो गया। ये तीनों प्रकार केवल बाह्य प्रजनन का है, याद रखना। हाँ बाह्य प्रजनन किसका प्रकार है? प्रजनन का प्रकार है। कहाँ थी, लेट आई है ना तुम? हाँ तब ऐसे ना हो गया। चलो
क्या समझा इसमें कि भाई जानवरों में कहीं ना कहीं प्रजनन, यदि हम जानवरों का क्या कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, ठीक है। कल ही ये मैटर आया था कि पशुपालन करने के लिए हमें देखरेख इनका अच्छा से करना पड़ेगा, ठीक है। वो सब बातें कल ही हो गई थी। एक मुख्य बिंदु है क्या कि यदि हम जानवर रखे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, तो उनको प्रजनन कराना भी कहीं ना कहीं क्या है, अहम भूमिका है। नहीं कराएंगे तो उसकी अगली पीढ़ी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, या तो फिर ऐसी हो जाएगी कि हम उससे उत्पाद प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो प्रजनन में देखा हमने क्या कि प्रजनन जो होता है ये दो प्रकार का होता है। सबसे पहला क्या था हमारा, अंतः प्रजनन, इनब्रीडिंग, और दूसरा क्या था आपका, बाह्य प्रजनन यानी कि आउटब्रीडिंग। अब अंतः प्रजनन और बाह्य प्रजनन में एक कॉमन सा अंतर क्या था कि एक ही खानदान में, यानी कि इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन है। अब रिलेशन क्या है कि फैमिली इनका सेम है। जैसे मान लो आपके पास एक गाय है बहुत दिनों से, और उसने ना 4 बार बच्चों को जन्म दिया, ठीक है, और आपने 4 अलग अलग लोकेशन में उनको शिफ्ट कर रखा है। किसी को कुदरा में रखा, किसी को सकरी में रखा, किसी को लालापुर में रखा, किसी को कझार में रखा। चलो 4 पीढ़ियां दिख रही हैं इसकी। उन 4 पीढ़ियों के बीच में ही आप क्रॉसिंग करा रहे हो। आपको लगा ना कि सकरी में जो मैंने मेल दे रखा है, ठीक है, सकरी में मैंने जो मेल रखा है वो मेल बहुत अच्छा है, और कुदरा में जो फीमेल रखा है वो फीमेल बहुत अच्छी है। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो सबसे बेस्ट लेकर आना है ना अगली बार में। तो उस मेल को चुनेंगे जो सुपर मेल होगा, और जो सुपर फीमेल होगी, उन दोनों के बीच क्या करा देंगे, क्रॉसिंग करा देंगे। तो यहां पर तो मिला जुला कर क्या कराया आपने, प्रजनन ही तो कराया, रिप्रोडक्शन ही तो कराया। लेकिन क्या वो आपस में रिलेशन में थे क्या? हाँ बिल्कुल थे। तुम्हारा ही गाय भूल जा रही हो है? तो उसी गाय की कहीं ना कहीं क्या थे, वो 4 पीढ़ियां थी, 4 संतान थे। उसी बीच में यदि मैं करा रहा हूं, यदि एक सीधा सीधा कहो क्या, एक ही फैमिली के बीच में क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या दिख रहा है, इनका फिलियल्स दिख रहे हैं, यानी कि पीढ़ियां दिख रही हैं, फर्स्ट फिलियल, सेकंड फिलियल, थर्ड फिलियल, फोर्थ फिलियल, ठीक है। तो पीढ़ियां दिख रही हैं। एक ही पीढ़ी में कहीं ना कहीं अगर मैं क्या कराऊंगा, क्रॉसिंग कराऊंगा, ऐसा क्रॉसिंग, ऐसा प्रजनन क्या कहलाएगा हमारे लिए, अंतः प्रजनन, इनब्रीडिंग। और यदि मैं ऐसे लोगों के बीच में संकरण करा रहा हूं, ऐसे लोगों के बीच में मैं क्रॉसिंग करा रहा हूं जिनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है, एक दूसरे से फैमिली रिलेशनशिप की बात करेंगे तो वो दोनों के दोनों क्या डिफरेंट हैं, हाँ उनकी स्पेसीज क्या होगी, सेम होगी, जातियां समान होंगी। ऐसी स्थिति में क्या कहलाएगा, वो आउट क्रॉसिंग कहलाएगा, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि आउट ब्रीडिंग कहलाएगा। तो आउट ब्रीडिंग यानी कि बाह्य प्रजनन जो है ये कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का है। इन तीनों को पढ़ेंगे उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्या, अंतः प्रजनन। हेडिंग में लेकर के आइएगा, इन ब्रीडिंग, अंतः प्रजनन। समझना काफी कंफ्यूजन भरा होता है, ये थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है, कंफ्यूजन काफी होता है। अंतः प्रजनन, इन ब्रीडिंग। अच्छा देखो यहीं पे हम समझ लेते हैं, उसके बाद आएगा आगे सुनना जरा कि आप प्रजनन करा क्यों रहे हो, रिप्रोडक्शन करा क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए बच्चा, बेस्ट, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मान लिया जाए कि ये हमने देख लिया, एक हमारी फैमिली मिल रही है, ठीक है, एक सीक्वेंस मिल रहा है, मेल फीमेल, चलो ठीक है, ये सारे के सारे एक ही फैमिली में, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं इन सब के माता पिता को अगर मैं देखूंगा तो इन सब के लिए जो माता पिता होगा वो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है। चलो तो हम कह सकते हैं क्या कि ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनके बीच में कहीं ना कहीं क्या है, रिलेशन है, संबंध है, ठीक है। तो संबंध है, तो ऐसा संबंध में यदि मैं क्या कराऊंगा, रिप्रोडक्शन, तो क्या कहलाएगा, ये अंतः प्रजनन, इन ब्रीडिंग कहलाएगा। डन। आगे देखो, अब हमें क्या करना है बच्चा, तो अगला जो पीढ़ी लेकर आना है, मान लो F1 जो लेकर के आना है, फिलियल फर्स्ट जो लेकर के आना है, हमें ये आना चाहिए हमारे हिसाब से क्या, बेस्ट। अब बेस्ट लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको क्या चुनना पड़ेगा, बेस्ट मेल प्लस बेस्ट फीमेल, इन दोनों को चुनना होगा। अब बेस्ट मेल और बेस्ट फीमेल की पहचान के लिए आपको पहले बता रखा है क्या, 2 कैरेक्टर ध्यान रखने, 2 लक्षण ध्यान में रखने। सबसे पहला, उत्पादक क्षमता किसकी बढ़िया है ना, और दूसरी चीज है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि रोगों से लड़ने की क्या होनी चाहिए, एक अपनी कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, मेल भी चाहिए और फीमेल भी चाहिए, ठीक है। तो चलो फीमेल की पहचान किससे की जाएगी कि भाई इसके प्रोडक्ट से,
इसके उत्पाद से। अब हमने देखा 1 2 3 4 फीमेल है और 4 में से पता चला ना कि ये वाली फीमेल जो है ये 12 लीटर दूध कर रही है। अब बाकी कोई 4 लीटर, कोई 3 लीटर, कोई 6 लीटर। अब बताओ किसको चुनोगे, है ना। चलो अब पता चला कि तुरंत तुरंत बीमार हो जाती है। आप बताओ किसको चुनोगे, आ गया बात ना। तो हमें क्या करना है, कैरेक्टर मेनली ध्यान देने। अब 12 लीटर दूध जरूर कर रही है लेकिन तुरंत रोजे 1 2 दिन में बीमार हो जाती है, तो बीमार हो जा रही है, इसके पास लक्षण सही नहीं है। अब इस स्थिति में इसको छोड़ देंगे, हम इसको चुन लेंगे 6 लीटर वाले को। अब ये क्या है, तंदुरुस्त रहती है, सही सलामत रहती है, तो हमने क्या कर लिया, इसको चुन लिया, क्योंकि हमें तो बेस्ट लेकर के आना है। चलो हमने फीमेल को चूज कर लिया। अब मेल को कैसे चुनेंगे, हाँ मेल को कैसे चुनेंगे। अब हम इसको अगर अपने हिसाब से करेंगे तो सुपर मेल और सुपर फीमेल चाहिए हमें, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो कि उच्च किस्म का नर चाहिए और उच्च किस्म का मादा चाहिए। अब मादा चुन लिया गया। मादा को चुनने के लिए 2 चीज आपने ध्यान रखा है, उत्पादक क्षमता, ठीक है, और दूसरा रोग प्रतिरोधक क्षमता। चलो डन। उसके बाद मेल को कैसे चुनोगे, तो एक लक्षण तो यहां भी आएगा, क्या, रोग प्रतिरोधक क्षमता, यहां भी आएगा। दूसरा क्या आना चाहिए भैया, ताकतवर होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए। अगर खुद से देख के फिजिकली कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है कि उसके अंदर ताकत है कि नहीं है। अब एकदम है, क्या हो गया, तो फैन बंद हो जाए तब भी हम ही को कहो। हाँ ऑप्शन आप ही लोग के पास है ना, स्विच ऑन कर लो। हो गया ना। चलो तो मेल को क्या करना होगा कि हेल्दी से हेल्दी, ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना पड़ेगा, हेल्दी को चूज करना पड़ेगा। जो ज्यादा ताकतवर होगा उसको चूज कर लिया हमने। चलो मेल भी चूज कर लिया। अब मेल और फीमेल दोनों को मिला करके हमने क्या ला दिया, अगली पीढ़ी यानी कि ला देंगे क्या हम लोग, F1। अब F1 में चांसेस बनते हैं कि मेल भी आएगा और फीमेल भी आएगा। अगर मेल आएगा तो वो भी क्या आएगा, बेस्ट, और फीमेल आएगी तो वो भी क्या आएगी, बेस्ट, ठीक है। तो ये टोटली क्या था हमारा आपका अंतः प्रजनन इन ब्रीडिंग, ठीक है। अब इसमें एक बात आती है क्या, अंतः प्रजनन अवसादन इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, ये क्या है बताइए। अंतः प्रजनन अवसादन इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है। हाँ घट तो जाता है, कैसे, मेंडल साहब का चैप्टर याद है क्या, मेंडल साहब का चैप्टर यहाँ पे लागू होता है मेरे ख्याल से ना। मेंडल साहब के बारे में कुछ आंसर मतलब आपके बुक में भी मेंशन किया होगा वो बात, ठीक है ना। कि मेंडल साहब ने भी क्या किया था कि एक ही पौधा ले लिया था मटर, अब बार बार उसी के बीच में क्या करा रहे थे, क्रॉसिंग कराते जा रहे। एक समय ऐसा आया था कि उसकी उत्पादक क्षमता क्या हो गई थी, कम। ऐसा क्यों, तो बताएगा। उससे तो ठीक है, स्वपरागण होता है, वो तो समझ में आ रहा है कि स्वपरागण हो रहा है, तभी तो एक ही फैमिली के बीच में क्रॉसिंग हो रहा है ना। वही मैटर यहाँ भी है कि हम तो यहाँ पे जानबूझ के क्या करा रहे हैं, एक ही फैमिली में क्रॉसिंग करा रहे हैं। चलो ठीक है, अब मटर में क्या होता था, स्वपरागण होता था, वो तो ऑटोमेटिक क्या होगा, स्वपरागण होगा, यानी कि एक ही फैमिली में वहां भी क्रॉसिंग हो रही है। एक समय ऐसा आएगा कि मटर के पौधे की उत्पादक क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। यहाँ भी प्रोडक्टिविटी कम होगी, यानी कि उत्पादकता यहां भी कम होगी। उसी उत्पादकता क्षमता के कम होने को हम क्या कहते हैं, अंतः प्रजनन अवसादन कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये आया कैसे, ये हुआ कैसे, यदि एक ही फैमिली में बार बार क्रॉसिंग कराई जाए तो आगे चल करके इसकी उत्पादक क्षमता, इसकी प्रोडक्टिविटी कैसे कम कैसे हो जाएगी, दिक्कत क्या होगा, सोचो। देखिए अब समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। अगर मैंने कहा था कि ये सारे के सारे मेल फीमेल है, ठीक है, क्या इनके लिए पेरेंट सेम थे क्या, ठीक। मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो डीएनए इनके पास है क्या वही डीएनए इनके पास होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं है, सेम टू सेम एज इट इज डीएनए होंगे यहां पर भी, ठीक है। क्या जो जीन यहां पर होंगे वही जीन इनके पास भी होंगे क्या जीन अच्छे होते हैं क्या, जितना सवाल पूछे उतना ही जवाब दीजिए। क्या जीन अच्छे होते हैं, क्या जीन खराब भी होते हैं, है ना, दोनों होते हैं, ठीक है। जो अच्छे होते हैं वो ज्यादा प्रभावी होते हैं क्या, और जो खराब होते हैं वो कम प्रभावी होते हैं। चलो अब जरा सोचो, यहां पर हमने एक जीन दे दिया कैपिटल R, ठीक है, और यहां बाजू में है एक स्मॉल r,
मैं कह रहा हूं कि ये ज्यादा प्रभावी होगा, ज्यादा अच्छा जीन है ये कम प्रभावी होगा, कम अच्छा होगा ये, ठीक है। यदि इन दोनों का संयुग्मन करा दिया जाए तो अगला जो F1 आएगा उसमें क्या मिलेगा बच्चा, कैपिटल R और प्रभावी कौन होगा, अच्छा वाला कि खराब वाला, अच्छा वाला होगा, ठीक है। अब ये दोनों कहीं ना कहीं दोनों अलग अलग शरीर से आ रहे हैं, ठीक है, दोनों में अलग अलग प्रकार का जीन है, एक में अच्छा वाला जीन है, दूसरे में खराब वाला जीन। अब ये देखो तो क्या सेम पीढ़ी में है क्या है? अगर मैं कहूं कि यहां पर एक खराब जीन मिल रहा है, मान लिया जाए कि खराब जीन को हम दे देते हैं स्मॉल आई, क्या सब में मिल रहा होगा क्या स्मॉल आई? काहे नहीं मिलेगा, सब में डीएनए तो सेम है। बौरा जा रहे हो सब तुम लोग, रुमाल उठाया कुछ और नहीं उठाया, ठीक है। तब देखो डीएनए सब में सेम है ना, ठीक है। तो अब जो जीन यहां पर होगा सब में वही जीन होगा ना, ठीक है। अब मान लिया जाए कि इसमें कोई एक खराब जीन है स्मॉल आई, क्या सब में होगा कि नहीं होगा? क्या ऐसा चांस बनता है कि मैं इन्हीं के बीच में ऐसे क्रॉसिंग ले रहा हूं तो कभी ऐसा होगा कि स्मॉल आई भिड़ जाएगा? क्या अभी अपना प्रभाव दिखा देगा क्या? इसी कारण से उत्पादक क्षमता क्या होने लगती है, कम होने लगती है, और एक ऐसा समय आएगा ना एक से एक भयंकर भयंकर रोग भी उत्पन्न होने लगेंगे। अब कैसे, देखो मैं सीधा सीधा एग्जांपल अपने ऊपर लेता हूं, ठीक है। सुनना, जैसे मेरे अंदर बहुत सारे डीएनए होंगे, उसमें बहुत सारे जीन होंगे, कुछ प्रभावी होंगे कुछ अप्रभावी होंगे, ठीक है। मेरी अगर मैं मिसेस की बात करूं तो वहां भी क्या होंगे, डीएनए होंगे, वहां भी जीन होंगे, कुछ प्रभावी और कुछ अप्रभावी। अब दोनों में कहीं ना कहीं जब जीन आपस में मिल रहे हैं तो जो प्रभावी होगा, जो अच्छा होगा वो अपना प्रभाव दिखाएगा, और जो अच्छा नहीं होगा वो अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। इससे क्या हो गया कि मान लिया जाए कि अगर मेरी मिसेस के पास कोई खराब जीन है जो रोग उत्पन्न करेगा, लेकिन मेरे पास अच्छा वाला जीन है, तो वो क्या करेगा, उसको दबा देगा कि नहीं दबा देगा? क्या मेरे बच्चे में वो रोग जा पाएगा? क्या जाएगा, लेकिन वो प्रभाव नहीं दिखाएगा, मेरा बच्चा उससे बच गया ना, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या वो आगे चल के रोग बना सकता है? क्या चांसेस बनते हैं ना, ठीक है। तो इसी को कहते हैं क्या बच्चा हम लोग की अंतः प्रजनन अवसादन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन की। यदि लगातार सेम रिलेशन में या फिर ऐसे लोगों के बीच में हम क्या करा रहे हैं, रिप्रोडक्शन करा रहे हैं, जिनके बीच में क्या मिल रहा है, रिलेशन मिल रहा है, और ऐसे लोगों के बीच में यदि आप ब्रीडिंग कराते जाओगे, एक समय ऐसा आएगा इन फ्यूचर इनकी क्या हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, उत्पादक क्षमता इनकी कम हो जाएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता इनकी कम हो जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि इनके अंदर एक से एक विशिष्ट क्या होने लगेंगे, रोग भी उत्पन्न होने लगेंगे। इसी को मिला जुला कर क्या कहते हैं हम लोग, अंतः प्रजनन अवसादन। अब खत्म हुआ क्या आपका अंतः प्रजनन, युग्मता को बढ़ावा देता है। देखो एक बात और है यहाँ पे कि मान लो मेरे पास ना एक नस्ल है, इसको मिटाते हैं ना, अंतः प्रजनन कराया क्यों जाता है, ये भी एक सवाल है। अंतः प्रजनन चलो हो रहा है, ठीक है, इससे नुकसान भी हमको समझ में आ गया, लेकिन जब इसका नुकसान है फिर भी अंतः प्रजनन क्यों कराते हैं? शुद्ध वंशक्रम बना रहता है, ठीक है। जैसे इसका मतलब कि मेरे पास जो मेल है, जो फीमेल है, मेल मेरे पास जो है ना एकदम बेस्ट है, फीमेल भी जो है ना एकदम बेस्ट है, मुझे इससे ज्यादा एक्स्ट्रा की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसी स्थिति में जब मेरे पास मेल भी बेस्ट है और फीमेल भी बेस्ट है, तो क्यों ना मैं इन्हीं के बीच में क्रॉसिंग लूं। मैं बाहर से अगर किसी मेल को लेकर के आऊंगा, इसके पास स्पर्म में कैसा डीएनए है, कैसा जीन है, वो तो दिखेगा नहीं, वो अपने ऊपर सिर पे टैग तो नहीं लगा के कि मेरे पास अच्छे वाले गुणसूत्र हैं। हो सकता है कि जैसे ही मैं इस मेल को लाऊंगा अपनी फीमेल के पास, इसकी अगली पीढ़ी हो सकता है कि क्या हो जाए, खराब हो जाए, चांसेस बनते हैं। जबकि मेरे पास ऑलरेडी पहले से क्या है, दोनों के दोनों एकदम बेस्ट हैं, इसीलिए क्या कराते हैं कि भाई हम इसी तरीके से अपना पीढ़ी चलाते रहेंगे, मुझे कुछ एक्स्ट्रा लाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, मुझे कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मुझे क्या चाहिए, प्योरिटी चाहिए, और ऑलरेडी मेरे पास प्योरिटी है। इसी प्योरिटी को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ, इसी को मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ। इसी कारण से कहीं ना कहीं क्या कराते हैं बच्चा, इन ब्रीडिंग कराते हैं, अंतः प्रजनन कराते हैं, ठीक है। यानी कि प्योरिटी के लिए हमें चाहिए क्या, प्योर, क्या चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन चाहिए। तो प्योर नेक्स्ट जनरेशन के लिए, शुद्ध वंशक्रम के लिए क्या कराते हैं, अंतः प्रजनन। लेकिन इसका एक होता है साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट क्या है कि तुरंत तो नहीं, भविष्य में जाते जाते क्या हो जाएगा, इनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। क्या प्रोडक्टिविटी सुधारी जा सकती है? मान लिया जाए, देखो ये हम बार बार अंतः प्रजनन कराते जा रहे हैं, ठीक है, मेल फीमेल यही है, बार बार इन्हीं का कराते जा रहे हैं। चलो 3 पीढ़ी तक लिया, चौथे पीढ़ी में भी ले, अब फाइनली पता चला कि यहां तक तो ठीक था, ये भी ठीक था, ये भी ठीक था, ये नस्ल हमारा खराब होने लगा।
यानी कि यहां पर जो ये फीमेल जन्म ली है ना, या फिर इन मेल फीमेल की वजह से जो यहां पर मेल या फीमेल दोनों आए हैं, ठीक है, चलो मान लिया जाए कि फीमेल आई है, ठीक है। अब ये फीमेल ना आगे चल के जब दूध दे रही है तो 1-2 किलो दे रही है, जबकि इसकी पिछले पीढ़ी की बात करें तो ये 10 लीटर देती थी। अब तो प्रॉब्लम हो गया, इसका नस्ल खराब होने लगा। क्यों खराब हुआ? क्योंकि मैं बार बार क्या ले रहा था, इनब्रीडिंग करा रहा था, अंतः प्रजनन करा रहा था। इस कारण से इसकी उत्पादक क्षमता क्या हो गई है, कम हो गई है, प्रोडक्टिविटी कम हो गई। जबकि मेरे पास नस्ल बहुत अच्छी है, दिक्कत हुआ है क्या, उत्पादकता कम हुई है, लेकिन नस्ल तो मेरा वही है ना, नस्ल तो सेम है, ठीक है, मार्कर वही है। अब धीमा लिख रहा है, क्या मार्कर फेंक देना उचित है या इसको रिफिल करना उचित है? इसको भी रिफिल किया जा सकता है। यानी कि मैं क्या करूंगा कि बाहर से किसी बेस्ट को लेकर के आऊंगा, बेस्ट के साथ ला करके इसका संकरण करा दूंगा, बच्चा इसकी पीढ़ी क्या हो जाएगी, सुधर जाएगी, सही हो जाएगी। समझे? तो अंतः प्रजनन अवसाधन को क्या सुधारा जा सकता है? क्या इनब्रीडिंग डिप्रेशन को हटाया जा सकता है? बिल्कुल हटाया जा सकता है। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? मुझे आउट क्रॉसिंग कराना होगा। याद रखना, क्या कराएंगे? आउट क्रॉसिंग कराएंगे, यानी कि बाह्य प्रजनन करा देंगे, वो अंतः प्रजनन अवसाधन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बात पल्ले पड़ी? चलो चलिए, अब तीसरा 3 इसके क्या है आपके बहिसंकरण के, यानी कि आउट क्रॉसिंग के आपके 3 प्रकार, आउट ब्रीडिंग के 3 प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार क्या है आपका, बहिसंकरण। देखिए अब बहिसंकरण में क्या है, यानी कि आउट क्रॉसिंग, पहले लिखवा दिया, ध्यान रखिएगा, आउट क्रॉसिंग, नहीं तो सब मिलजुल जाएगा एक में। बहिसंकरण, अब लैंग्वेज स्वयं बनाते रहिएगा, जो बनाना था आपने बना लिया। अंतः प्रजनन अब बाह्य प्रजनन, उसी को मिला जुला के बस खाली आपको अंतर याद रखना है कि किसमें क्या अंतर होता है, बस। देखिए आउट क्रॉसिंग का मतलब है कि भाई क्रॉसिंग तो होगी, यानी कि मीटिंग तो होगी, ठीक है। हमने क्या लेना है, एक मेल लेना है और एक फीमेल लेना है, ठीक है। ध्यान क्या चीज का रखना है, तो पहला बात याद रखिएगा, ये किसके लिए, आपका बहिसंकरण के लिए। तो सबसे पहला बिंदु याद रखिएगा, इनकी नस्ल क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। नस्ल का मतलब होता है ब्रीड, इनका ब्रीड आपस में समान होना चाहिए। जैसे कल बात किया था एक सहीवाल, ठीक है, तो सहीवाल क्या है, एक नस्ल है। तो यदि सहीवाल लिया है तो उसके साथ आप प्रजनन कराओगे, रिप्रोडक्शन कराओगे, तो बाजू में क्या होना चाहिए, मेल के रूप में सहीवाल ही होना चाहिए। इसको क्या कहते हैं, नस्ल कहते हैं, ठीक है। एक ही नस्ल के बीच में क्या करानी है, हमको क्रॉसिंग करानी है, पहला बात ध्यान रखेंगे। दूसरा, इनमें कोई संबंध नहीं होना चाहिए, कोई संबंध नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई रिलेशन नहीं होनी चाहिए, या फिर इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, इनमें पूर्वजता नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा क्रॉसिंग क्या कहलाएगा बच्चा, आउट क्रॉसिंग कहलाएगा, बहिसंकरण कहलाएगा। 2 बिंदु याद रखिए बस, केवल कि नस्लें समान होनी चाहिए, साथ ही साथ इनके बीच के आपस में कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रजनन क्या कहलाता है, आपका बहिसंकरण। खत्म, इतने पे याद रखो खाली, बस, मतलब कंफ्यूज आके सब चौपट कर लोगे। जल्दी 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 इसका दोनों प्रकार और खत्म कर देंगे आज, क्या। चलो अब सवाल है यहाँ पे ना, क्यों, आखिर ऐसा क्यों कराते हैं। देखो नस्लें एक हैं, ठीक है, लेकिन हमने इनके बीच में जो क्रॉसिंग कराई है, दोनों के बीच में रिश्ता कोई भी नहीं है। ऐसा क्यों कराया हमने, तो इसके पीछे का 2 रीजन है, ठीक है। देखिए हम पशुपालन 2 चीजों के लिए करते हैं। सबसे पहला दुग्ध उत्पाद के लिए करते हैं, और दूसरा मांस के लिए करते हैं, है ना। 2 चीज के लिए करते हैं, या तो मांस के लिए, पशु में केवल और केवल आपका गाय भैंस ही नहीं आता है, हालांकि बिकने को गाय भैंस का मीट भी बिकता है, ठीक है। तो केवल गाय भैंस को दिमाग में ना रखिएगा, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनमें कहीं ना कहीं हम मांस के लिए आश्रित है उन पर, जैसे मछली वगैरह हो गया, मुर्गा हो गया, बतख हो गया, सब कुछ आता है, ठीक है। तो मांस और दुग्ध के लिए क्या करते हैं हम लोग, आश्रित है इन पर। अब मान लिया हमने कि ये जो मेल है हमारा, फिलहाल के लिए गाय मान लेते हैं, तो ये जो मेल है और ये जो फीमेल है, इस फीमेल की ना प्रोडक्टिविटी कम हो गई है, उत्पादकता कम हो गई है,
तब उत्पादकता कम हो गई है। तो मैं अभी अभी इससे जस्ट पहले हमने देखा था क्या कि यदि उत्पादकता कम हो जाती है, उत्पादकता को क्या बढ़ा सकते हैं क्या? क्या करना होगा? किसी दूसरे बाहर वाले को जिससे कोई रिश्ता नहीं है उसको लाएंगे। बशर्ते क्या होनी चाहिए? नस्ल समान होनी चाहिए। जैसे ही समान नस्ल का लेकर आएंगे, इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, अब इनसे जो अगला बच्चा बनेगा ना, अगर मान लो कि वो फीमेल बनी तो वो इससे क्या बनेगी? बेस्ट बनेगी, श्रेष्ठ बनेगी। बात समझे? तो हम वही संकरण क्यों कराते हैं? तो यदि किसी जीव के अंदर क्या हो गई है? उत्पादक क्षमता कम हो गई है, घट गई है, या फिर मांसदार वो शरीर उसका नहीं रह गया है, मांसल शरीर नहीं रह गया है, मस्कुलर शरीर नहीं रह गया है, ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? किसी बाहर वाले को ला करके क्रॉसिंग करा देते हैं। इससे इनकी अगली पीढ़ी क्या हो जाएगी? सुधर जाएगी, बेस्ट हो जाएगी। नोट में जरूर लिखिएगा ये कराने के पीछे का कारण क्या होता है। उत्पादकता कम होने के बाद इसको कराते हैं। चल आगे दूसरा क्या बच्चा? क्रॉसिंग, संकरण। है? पूछ ले, बोलो। आए लोग हमको साइंटिस्ट बनवा देगा। देखो दोनों में ना कुछ मेजर अंतर नहीं होता है। अंतर क्या होता है? फैट का, बस। क्या? ठीक है। और दूसरा चीज थोड़ा सा लैक्टोज का भी अंतर होता है, बस, और कोई खास अंतर नहीं है। तो आप ऐसा कह सकते हो। उसके साथ साथ एक और मेजर चीज आप जो अपने स्थानीय भाषा में कहते हो कि गाय का दूध क्या होता है? पतला होता है, भैंस का दूध गाढ़ा होता है। इन दोनों चीजों के पीछे गाढ़ा होता है। तो उसमें कहीं ना कहीं भैंस के और गाय के अगर लैक्टोज की बात करें तो थोड़ा सा अंतर होता है दोनों के लैक्टोज में। और दूसरा चीज क्या होता है? फैट में। गाय में फैट कम होता है गाय के दूध में, जबकि भैंस के दूध में क्या होता है? फैट ज्यादा होता है। अब यदि आपके घर पे गाय भी है, भैंस भी है, और दोनों की दोनों अगर दूध देती हैं तो दोनों का कभी दही जमाइए। ठीक है? अगर गाय होगी घर में तो जाहिर सी बात है आदमी दही जमाता है, सुबह बेला उसको मंठा मौ देता है और में के सारा मक्खन निकाल के रख लेते हैं, फिर बाद में कर आगे क्या बना लेते हैं? घी बना लेते हैं। तो दोनों का जब मेजरमेंट अमाउंट देखोगे ना तो गाय की अपेक्षा भैंस में क्या मिलेगा? ज्यादा मक्खन मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा घी मिलेगा। इसको हम किसमें काउंट करते हैं? फैट में। बाकी ये कौन सा अंतर हम बताए तुमको इसमें कि दूध में क्या अंतर होता है? चलो आजा इधर। क्या बच्चा? संकरण। अब ऐसा ऐसा सवाल करोगे तो बाबू हमारे पास खुदे जवाब नहीं रह जाएगा। चलिए देखिए, संकरण का मतलब क्या होता है? ये भी एकदम सा ध्यान रखने वाली चीज है। यहां पर भी क्या ध्यान देंगे हम लोग बच्चा? सबसे पहला बिंदु याद रखेंगे क्या? इनमें भी क्या होनी चाहिए? नस्ल समान होनी चाहिए। साथ ही साथ अब हमें क्या ध्यान देना? दूसरा हमें चाहिए यहां पर बेस्ट मेल, और दूसरा क्या चाहिए? बेस्ट फीमेल। यानी कि सबसे कोई भी नस्ल की यदि आप बात कर लो, जैसे हमने एक नस्ल देखा था क्या? लाल सिंधी, याद आ रहा है क्या? तो लाल सिंधी की अगर हम नॉर्मली एग्जांपल पे लेके बात करें, ठीक है, तो लाल सिंधी, रेड सिंधी बोलते हैं इसको। तो लाल सिंधी में हमें क्या करना है कि सबसे बेस्ट प्राप्त करना है मेल, और सबसे बेस्ट प्राप्त करना है हमको फीमेल। इनके बीच में यदि क्रॉसिंग कराएंगे तो इनका जो अगला पीढ़ी आएगा वो क्या हो जाएगा? बेस्ट टू बेस्ट, यानी कि इनसे भी क्या हो जाएगा? बेस्ट। ये मेथड, ये तरीका क्या कहलाता है बच्चा? क्रॉसिंग कहलाता है, संकरण कहलाता है। खत्म। ठीक है? इसका एक एग्जांपल है हिसरडेल। हिसरडेल है ना, क्या है? एक भेड़ है हिसरडेल। हाँ, तो ये हरियाणा में शायद बनाई गई थी या पंजाब में। तो एकदम से सबसे बढ़िया वाला भेड़ खोजा गया मेल में, सबसे बढ़िया वाला फिर फीमेल को भी खोजा गया। उनसे जो एक बनाया गया ना वो अलग ही किस्म की आई, उसी का नाम है क्या? हिसरडेल। अच्छा, क्या ऐसा संभव है कि मान लीजिए आपके पास या आपके पशुपालन में जहां भी आप पशु पालते हो, आपके पास एक गाय है बिल्कुल सफेद रंग की, ठीक है। अब आप चाहते हो ना कि सफेद तो ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरा अगला जो पीढ़ी है वो चितकाबर है, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट में आए। क्या ला सकते हैं क्या ऐसा? आसानी से ला सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए केवल चितकाबर लेके आ जाने से मेरी उत्पादकता तो नहीं बढ़ जाएगी ना, तो मुझे क्या करना होगा? सबसे बेस्ट चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने एक अपना जीन सेलेक्ट कर लिया, है ना। मैं चाह रहा था कि मेरा अगला पीढ़ी कैसा है, बेस्ट तो आए, लेकिन बेस्ट के साथ साथ कैसा है? चितकबरा आए, है ना। तो क्या ऐसा संभव है?
हो सकता है। हमें क्या करना है, ऐसे सांड की तलाश होगी जो सबसे बेस्ट होगा, पहले तो स्वास्थ्य के मामले में, मजबूती के मामले में, ठीक है, साथ ही साथ कैसा होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। अब इससे चांसेस क्या बनेंगे कि मेरा जो अगला पीढ़ी आएगा उस गाय का, वो क्या हो जाएगा, बेस्ट तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ ये भी चांस बनता है कि जो अगला पीढ़ी आएगा उसका ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए, यानी कि चितकबरा हो जाए। क्या मैंने अपने अनुसार यहाँ पे जीन का संयोजन कराया कि नहीं कराया, ठीक है। तो मैं जो लक्षण चाहूंगा उस लक्षण को ला सकता हूं, वो मेथड है कौन सा बच्चा, आपका संकरण, यानी कि क्रॉसिंग। बात पल्ले पड़ी कि क्रॉसिंग हम कब कराते हैं, कि जब अपने लिए हम क्या चाहते हैं, वांछित गुण लाना चाहते हैं, वांछित जीनों को लाना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में क्या करा सकते हैं, हम संकरण करा सकते हैं, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण है आपका इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, अंतर्विष्ट प्रजनन। अब अंतर्विष्ट प्रजनन का मतलब समझते हो, अभी तक एक ही चीज लिखते आ रहे थे, नस्ल समान होनी चाहिए, नस्ल समान होनी चाहिए। यहां पर नस्ल छोड़ो, यहां जातियों समान नहीं होती है, बात समझे। जैसे खच्चर, याद है क्या, हिन्नी, लाइगर, टिगोन, सबको बता रखे हैं ना। खच्चर, खच्चर को क्या कहते हैं, म्यूल कहते हैं ना, म्यूल, MU डबल। अच्छा चलो, अगर गलती होगा भी ना तो यहाँ पे कोई ग्रामर काटने नहीं आ रहा है हमारा, ठीक है। एग्जाम आपको देना, हमको नहीं, आप समझना अपना। दूसरा हिन्नी, हिन्नी को हिन्नी ही कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश दोनों में। तीसरा लाइगर, लाइगर को लाइगर ही कहते हैं। और चौथा टिगोन, ठीक है। अब ना सुन लो, इसके बारे में कल बात करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी क्या है कि खच्चर को पैदा करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, घोड़े की और गधे की, दोनों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये हमने देखो नाम में क्या आ रहा है, अंतर्विष्ट, है ना, यानी कि इंटर स्पेसिफिक। ये थोड़ा सा विशिष्ट है, जहां पे ना तो नस्ल, अभी तक नस्ल नस्ल कर रहे थे कि नस्लें समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, यहाँ तो नस्ल छोड़ो, यहाँ पे जातियां समान नहीं, यानी कि दो अलग अलग जातियों के बीच में क्या कराएंगे, प्रजनन कराएंगे। इससे जो बच्चे पैदा होंगे वो क्या कहलाएंगे, अंतर्विष्ट कहलाएंगे, अंतः विशिष्ट कहलाएंगे, इंटर स्पेसिफिक कहलाएंगे। वो एक अलग ही जाति बन जाएगी वहां से, ठीक है। जैसे हमने घोड़े को लिया और गधे को लिया, दोनों को मिलाकर के क्या बना दिया, खच्चर और हिन्नी। ये दोनों बनते हैं घोड़े और गधे से। अब कल इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताएंगे, कि बता चुके हैं कई बार, फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर देंगे कि खच्चर कब बनता है, हिन्नी कब बनती है, ठीक है। फिर उसके बाद ये लाइगर और टिगोन, ये बनते हैं आपके लायन से और टाइगर से, ठीक है। तो कब बनेंगे ये कल देखेंगे, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा कि अंतर्विष्ट में ना तो जातियां समान होती है, ना ही नस्लें समान होती है, ठीक है। अब ये बनाया क्यों था, इसके पीछे का भी रीजन है कि खच्चर बनाने के पीछे का कारण क्या है, और इसमें से ना तरीके को पता करना क्या चीज, हाँ पता क्या करना तुमको बता रहे हैं। क्या खच्चर अपने बच्चे को जन्म दे सकता है, अरे ठहर जाओ, कल जवाब देना। क्या हिन्नी दे सकती है, लाइगर दे सकता है, टिगोन दे सकता है, तनिक सोच लेना। अगर नहीं दे सकता तो आपसे सवाल ही नहीं पूछते। अगर चारों नहीं देने वाले हैं तो आपसे सवाल ही नहीं पूछते, ठीक है। तो तनिक ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन अपने बच्चे को जन्म नहीं देगा, और नहीं देगा तो क्यों नहीं देगा, और यदि देगा तो क्यों देगा, समझे।